बजट 2025 के बाद सिर्फ दो लोग ऐसे हैं जिनकी शामत आनी ही आनी है। 1 जुलाई 2025 से इन दो लोगों के लिए बहुत सी मुश्किलात पैदा होने जा रही हैं। वो कुछ भी कर लें, ना कोई प्रॉपर्टी खरीद सकेंगे, ना गाड़ी खरीद सकेंगे और ना ही बैंक अकाउंट जो है वो खोल सकेंगे। इन दो लोगों को एफबीआर ने काबू करने के लिए प्लान बहुत डिटेल में बनाया हुआ है और बहुत पहले से बनाया हुआ है। ये दो लोग कौन हैं, एफबीआर इनको कैसे काबू करेगा और इन लोगों के बाद कौन कौन सी ऑप्शन अवेलेबल है, ये भी बातें मैं आज आपको वीडियो में बताऊंगा। आप फाइलर है या नॉन फाइलर है, अब इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हुकूमत ने 1 जुलाई 2025 से फाइलर और नॉन फाइलर की कैटेगरी ही खत्म करने जा रही है। हुकूमत ने जब फाइलर और नॉन फाइलर की कैटेगरी खत्म कर दी है, वो भी लेटेस्ट बजट जो पेश किए गए उसमें एक नया सेक्शन डाल दिया गया, तो एफबीआई फिर आखिरकार किसको पकड़ेगा, ये सब बातें भी मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अपनी वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। दूसरा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी वीडियो से आपको कोई फायदा पहुंचता है या आपके इल्म में इजाफा होता है तो एक लाइक कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें, उससे मेरी बहुत ज्यादा हौसला अफजाई होती है। तो अब आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि अब ये जो लेटेस्ट बजट पेश हुआ है 2025 का, इसके अंदर फाइलर और नॉन फाइलर की कैटेगरी को खत्म कर दिया गया है। तो आखिर फिर ये बैंक अकाउंट ना खोल पाना या इसमें जो है वो कोई प्रॉपर्टी ना खरीद पाना या इसके अलावा जो है किसी गाड़ी को ना खरीद पाना, ये सारी जो पाबंदियां हैं ये किसके ऊपर लगेंगी। तो इसमें मैं आज आपको बताता हूँ कि कानून के अंदर ये जो फाइनेंस एक्ट पेश किया गया है, इसमें एक नई चीज जो है वो इंट्रोड्यूस की गई है जो इससे पहले नहीं थी। लेकिन इस चीज का जो फैसला हुआ था वो दिसंबर 2024 में हुआ था। गवर्नमेंट ने ये असूली तौर पे इसके बारे में एक जो है वो ड्राफ्ट भी पेश किया था, लेकिन जब सेनेट की कायमा कमेटी में वो ड्राफ्ट पेश हुआ तो एफबीआर ने कहा जी हमारे पास ऐसा कोई मैकेनिज्म ही नहीं है कि हम इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन कर सकें। लेकिन फिर उसके बाद जब उनको 2 माह का टाइम दिया गया स्टैंडिंग कमेटी की तरफ से, तो एफबीआर ने अपनी फाइनल रिपोर्ट सबमिट कर दी है कि हमारी जो वर्किंग है वो मुकम्मल हो चुकी हुई है। अब हम उन तमाम बातों पे अमल दरामद कर सकते हैं जो उस ड्राफ्ट बिल में जो है वो शामिल की गई थी। उसमें नंबर 1 पे जो चीज थी वो ये है कि अब सिर्फ और सिर्फ एलिजिबल और इन एलिजिबल पर्सन जो है वो समझा जाएगा, जबकि फाइलर और नॉन फाइलर वाला जो मामला है वो खत्म हो गया है। एक शख्स अगर नॉन फाइलर है तो वो इनएलिजिबल हो सकता है, लेकिन अगर एक शख्स फाइलर है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एलिजिबल हो गया है। उसके लिए भी सर्टन रिक्वायरमेंट्स और रिस्ट्रिक्शन जो है वो लगा दी गई हैं। वो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से लगाई गई है। तो ये आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। ये जो नया सेक्शन ऐड किया गया उसमें एलिजिबल पर्सन को जो है वो डिफाइन किया गया है कि ये आखिर कौन शख्स होगा। तो एलिजिबल पर्सन के बारे में उन्होंने कहा जी कि ऐसा शख्स जिसने अपनी रिटर्न फाइल की हुई होगी, जो अभी लेटेस्ट टैक्स ईयर चल रहा है उसकी, और उसके बाद उसके जो वेल्थ स्टेटमेंट है जो अब रिटर्न का एक हिस्सा होता है, उसके अंदर उसके पास सफिशिएंट रिसोर्सेज जो है वो होने चाहिए। अब सफिशिएंट रिसोर्सेज क्या है वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा। फिर उसके साथ उन्होंने एक और चीज लिखी है, वेल्थ स्टेटमेंट तो हो जाएगी जो इंडिविजुअल के केस में जो है अप्लाई करेगी, जबकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो कंपनी के जो है वो मामले पे इंप्लीमेंट करेगी, और इसके अलावा अगर एसोसिएशन ऑफ पर्सन है वो उसके अकॉर्डिंगली जो है वो डील होगा। फिर उसके बाद उन्होंने एक और चीज इसमें कही है कि जो इसमें सोर्सेज ऑफ इन्वेस्टमेंट है एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट है, डिक्लेयरिंग सफिशिएंट रिसोर्सेज एंड फर्निशिंग एक्सप्लेनेशन, उसमें उन्होंने बड़ा क्लियरली ये बात वाजे कर दी है कि आपको अपने सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट भी डिक्लेयर करने पड़ेंगे। एक तो आपने वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करनी है और कंपनी के केस में आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो फाइल करनी है एसोसिएशन पर्सन के मामले में। लेकिन उसके साथ साथ आपने अपना जो है वो सोर्स भी डिक्लेयर करना है कि आपके पास ये पैसे आए किधर से है, और फिर उसके बाद आपने अपनी जो इन्वेस्टमेंट है और एक्सपेंडिचर है उसकी भी जो है वो डिटेल जो है वो सबमिट करनी है। और जब ये चीजें सामने आ जाएंगी उसके बाद जो है ना वो आपको एलिजिबल समझा जाएगा। फिर उसके बाद उन्होंने एक और चीज बताई है कि ये जो इंडिविजुअल है ना, अगर कोई अकेला बंदा है जो अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करता है, उसकी एलिजिबिलिटी में जो है वो उसके फैमिली मेंबर जो है वो भी बीच में शामिल है। अब वो फैमिली मेंबर कौन कौन से हैं, उसमें जो उन्होंने बताया कि उसके पेरेंट्स, उसकी बीवी और उसके बच्चे जो है वो भी शामिल है, और इन केस अगर वुमन है तो उसका खामन और उसके बच्चे जो है वो भी बीच में शामिल है, जो इमीडिएट फैमिली पर्सन के नाम पे जो है वो फैमिली मेंबर के नाम पे जो है वो उसमें इंक्लूडेड होंगे। फिर उसके बाद ये है कि इनएलिजिबल पर्सन, इनएलिजिबल पर्सन बेसिकली वो पर्सन होगा जो कि एलिजिबल नहीं है, यानी कि जो ऊपर वाले क्राइटेरिया में जो है वो फॉलो नहीं करता, वो इनएलिजिबल जो है ना वो समझा जाएगा। फिर इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि सोर्सेज ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट, ये जो चीज बीच में जो है वो इसमें एंटर की गई है, उसका जो मतलब ये है वो कि जो डिक्लेरेशन दी जाएगी उस पर्सन की तरफ से जो अपनी टैक्स रिटर्न फाइल कर रहा है, उसको पोर्टल के अंदर जो एफबीआर की है उसमें ये सारी बात लिखी जाएगी कि उसके सोर्सेज ऑफ फंड क्या है,
कि जिस वजह से जो है वो उस ट्रांजैक्शन को कर रहा है। और सफिशिएंट सोर्सेज में एक और चीज भी है कि आपके सफिशिएंट सोर्सेज सिर्फ उस सूरत में समझे जाएंगे जो आपने कैश डिक्लेयर किया है, जो आपने जो है वो प्राइस बॉन्ड डिक्लेयर किए हैं, जो आपने गोल्ड डिक्लेयर किया है। इन सारी चीजों के साथ साथ इसका जो 130% है सिर्फ वो कंसीडर किया जाएगा। यानी इसका मतलब ये है, अगर एक शख्स के पास 1 लाख रुपया जो है वो कैश अवेलेबल है, तो अगर वो कोई चीज खरीदने जाता है तो उसकी वो सिर्फ और सिर्फ उस फाइनेंशियल ईयर में 130% तक की इजाजत है। यानी कि उसने चूंकि डिक्लेयर लास्ट ईयर 1 लाख रुपया किया था और उसके बाद अगर वो कोई चीज खरीदने जाता है तो उसको 130% तक की इजाजत है, इसके अलावा उसको इजाजत नहीं होगी। तो ये आपने देखा कि एफबीआर ने किस तरीके से जो है वो उन तमाम लोगों को जो एलिजिबल होने के बावजूद भी, फाइलर होने के बावजूद भी जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकेंगे अगर वो इस क्राइटेरिया पे पूरा नहीं उतरेंगे। ये क्राइटेरिया मैंने आपको डिटेल में समझा दी है, तो आपको ये समझ भी आ गया होगा और होप सो आपको आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लीगल टॉपिक्स रिलेटेड इस तरह एडवाइस मैं आपसे शेयर करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।